नमस्कार, स्वागत है आपका विस्तार न्यूज। आप देख रहे हैं रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। 10 बजे 10 रिपोर्ट लेकर बात करेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की। नीट को लेकर आज काउंसलिंग रद्द हो गई। नतीजा यह हुआ कि छात्रों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट आप देखिए। मई से जुलाई आ गई, लेकिन नीट को लेकर न विवाद खत्म हुआ न प्रदर्शन। जो पास हुए वो भी परेशान हैं और उनके पेरेंट्स भी हैरान हैं। देखिए, काउंसलिंग डिले हो गई है। जैसा मैंने सुना कोर्ट के आदेश के बाद वो बोल रहे हैं करेंगे। तो वैसे मेहनत तो हम लगभग 6 घंटे 7 घंटे कोचिंग में हो जाता है, 6-7 घंटे घर पे पढ़ते हैं। उसके बावजूद ऐसी इरेगुलरिटीज़ हो रही है एग्ज़ाम में। मतलब दुख तो हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर रीनीट भी होती है या फिर काउंसलिंग अभी अगर हम चाहते हैं कि जल्दी हो जाए, लेकिन अगर जैसा भी होता है हम उस चीज़ के लिए रेडी हैं। देखिए, जो भी है आखिरी फैसला तो कोर्ट का ही होगा। सो हम लोग सिर्फ वेट कर सकते हैं फ़िलहाल। और अगर रीनीट भी होता है तो हम लोग उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं। अदरवाइज़ फिर से प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम पूरे टाइम मेहनत करते हैं। कोचिंग पर भी 6-7 घंटे हो जाते हैं, घर पर भी 7-8 घंटे पढ़ाई करना पड़ती है। सो अच्छे से कर रहे हैं कोशिश, बट अगर फिर भी ऐसा हो रहा है तो वेट ही कर सकते हैं। हमारे पास यही ऑप्शन है। हम तो हमारा पूरा हार्ड वर्क दे रहे हैं। हम होप करते हैं कि काउंसलिंग हो, हमारे फ्यूचर के साथ में कोई खिलवाड़ ना हो, क्योंकि हम होप करते हैं बेस्ट के लिए ही। साल भर से मेहनत करते हैं हम तो 12-13 घंटे 6-7 घंटे के कोचिंग में हो जाते हैं, बाकी सेल्फ स्टडी वगैरह करके। तो हम तो ऐसा है कि फिर से होगी तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी दे देंगे। उसके लिए स्टार्ट कर दिया है। बाकी काउंसलिंग होगी तो वो भी कोई जो होगा कर देंगे। हम रेडी हैं उसके लिए। मई में हुए नीट के एग्जाम के बाद 4 जून को रिजल्ट के साथ ही लगातार सवालों से घिरते नीट यूजी एग्जाम में ताज़ा अपडेट यही है कि आज से शुरू होने वाले काउंसलिंग अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। नीट का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी काउंसलिंग पर रोक लगाने की बात से इनकार कर चुका था, वो भी 2 बार अलग अलग सुनवाई में। लेकिन फिर भी काउंसलिंग शुरू नहीं हो पाई और अब इंतजार बढ़ गया है। काउंसलिंग शुरू होती तो क्या होता, जरा ये भी जान लीजिए। एमबीबीएस और एमडीएस कोर्सेज में दाखिला मिलता, रैंक के आधार पर कॉलेज और कोर्स आवंटित होते, 5 चरणों में काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी होती है। शुरुआत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से होती है, उसके बाद ऑप्शन भरना होता है, लॉक करना होता है, सीट का अलॉटमेंट होता है और बाद में कॉलेज मिल जाता है। उधर काउंसलिंग स्थगित होने से कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने नीट काउंसलिंग स्थगित होने पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, पूरा नीट यूजी मामला हर दिन बदतर होता जा रहा है। इससे साफ होता है कि प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री इस मामले में कितने अक्षम और असंवेदनशील हैं। कुल मिलाकर नीट का मामला बढ़ता जा रहा है। 8 जुलाई को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है। अब देखना होगा कि काउंसलिंग की अगली तारीख कब आएगी और सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में क्या कहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। बढ़ते आगे, हाथरस में मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत के बाद सियासत और कार्रवाई की खबरों के बीच बीएसपी चीफ मायावती ने एक्स पर पोस्ट करके एक ऐसा बयान दिया जिस पर अब चर्चा शुरू हो गई है। देखिए। हाथरस में मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत के बाद सियासत और कार्रवाई की खबरों के बीच बीएसपी चीफ मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर एक ऐसा बयान दिया जिस पर अब चर्चा शुरू हो गई है। मायावती का कहना है कि गरीबों को भोले बाबा जैसे बाबाओं के अंधविश्वास के बहकावे में न आना चाहिए। साथ ही उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मायावती का भोले बाबा उर्फ सूरजपाल पर दिया ये बयान चौंकाने वाला है। दलित वोटर बीएसपी का कोर वोटर माना जाता है और जिन बाबा के सत्संग में लोगों की भीड़ थी, उस भीड़ में भी ज्यादातर दलित वर्ग से ही जुड़े हुए थे। साथ ही बाबा भी उसी जाति से ही आते हैं। लिहाजा जिन बाबा के खिलाफ एक शब्द न सुनने वाले उनके अनुयायी अपनों को खो देने के बावजूद भी बाबा के समर्थन में खड़े दिखते हैं। ऐसे में मायावती ने अपने बयान में उन्हीं बाबा के खिलाफ अपनी बात कही। मायावती ने अपने एक्स अकाउंट पर 3 पोस्ट किए। मायावती ने कहा, देश में गरीबों, दलितों, पीड़ितों आदि को अपनी गरीबी और अन्य सभी दुखों को दूर करने के लिए हाथरस के भोले बाबा जैसे अनेकों और बाबाओं के अंधविश्वास और पाखंडवाद के बहकावे में आकर अपने दुख और पीड़ा को और नहीं बढ़ाना चाहिए, यही सलाह है। उधर 2 जुलाई की घटना के बाद से सवालों में चल रहे सूरजपाल उर्फ भोले बाबा उर्फ नारायण साकार विश्वहरी ने पहली बार मीडिया के सामने आकर 4 दिन बाद बयान दिया।
उन्होंने कहा कि हम 2 जुलाई की घटना के बाद से बहुत व्यथित हैं। हमें विश्वास है कि जो भी उपद्रवकारी है वो बख्शे नहीं जाएंगे। 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। कुल मिलाकर सूरजपाल बाबा भी सामने आ गए हैं और प्रशासन ने मुख्य आरोपी को भी पकड़ लिया है। लेकिन मायावती का पोस्ट सामने आने के बाद देखना यह होगा कि बाबा के अनुयायियों की प्रतिक्रिया क्या निकलकर सामने आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। छत्तीसगढ़ में इन दिनों रंगदारियों के रंग उड़ाने का काम एसीबी लगातार कर रही है। प्रदेश में एक नहीं 2 जगह रिश्वतखोरों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। कौन है ये रिश्वतखोर और क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में आप देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में इन दिनों एसीबी का लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। पहला मामला राजधानी रायपुर का है, जहां एक महिला थाना प्रभारी को एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। बता दें कि दहेज प्रताड़ना मामले में महिला थाना प्रभारी वेदवती दरियों पकड़ी गई है। रायपुर महिला थाने की टीआई वेदवती दरियों को एसीबी ने 20,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इतना ही नहीं, महिला थाना प्रभारी ने प्रीति बंजारे से पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के एवज में 50,000 रुपए की मांग भी की थी, जिसके बाद महिला के साथ 35,000 रुपए में सौदा हुआ। गिरफ्त में घूसखोर टीआई, थाना प्रभारी ने मांगी 50,000 रुपए की रिश्वत। दहेज प्रताड़ना की शिकायत के एवज में मांगी रिश्वत। 20,000 की रिश्वत लेते एसीबी ने किया गिरफ्तार। 35,000 में तय हुआ था सौदा। तो वहीं दूसरा मामला धमतरी का है, जहां नायब तहसीलदार क्षीर सागर बघेल को एंटी करप्शन ब्यूरो ने 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मामला जमीनी विवाद का था, जहां नायब तहसीलदार ने 85 डिसमिल जमीन पर कब्जा दिलाने के एवज में 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी। लेकिन फरियादी इतनी बड़ी रकम नहीं दे सका, तो लेन देन 50,000 रुपए में तय हुआ। फरियादी ने पूरे मामले की शिकायत एसीबी से की और एसीबी ने तमाम सबूत और ऑडियो रिकॉर्डिंग के बाद नायब तहसीलदार को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। 85 डिसमिल उसमें मेरा कब्जा था और उसमें अनावेदक मैं था। आवेदक आशीष गोयल, घनश्याम गोयल का लड़का रत्नाबंध वाला। तो उसमें मेरे पक्ष हम आदेश करूंगा बोल के, अनावेदक मैं होता हूं, मेरे पक्ष हम आदेश करूंगा बोल के 1 लाख रुपया मेरे से रिश्वत मांगा क्षीर सागर बघेल, नायब तहसीलदार। तो मैं उसको मनाया कि मैं किसान आदमी सर, मैं इतना पैसा नहीं दे सकता, मेरी शक्ति नहीं है, तो मैं 50,000 दे सकता हूँ। और 50,000 लेकर आया, उसको किया और एंटी करप्शन में शिकायत किया था। तो एंटी करप्शन वाले आवेदक दिलीप गोस्वामी ने शिकायत किया था कि उसके नाम से ज़मीन करने के एवज में उनसे 1 लाख रुपए की मांग की गई थी और उसने कुछ मोहलत मांगा। उसने 1 लाख रुपए देने से तो इनकार किया, नहीं दे पाऊँगा। तो 50,000 में तय हुआ और उसी के आधार पर इसकी रिकॉर्डिंग करके तस्दीक की गई और तस्दीक के आधार पर आज इसका केस करके रंगे हाथ पकड़ लिया। छत्तीसगढ़ में लगातार हुई कार्रवाई के बाद तमाम भ्रष्ट अधिकारियों के कान खड़े कर दिए हैं। लेकिन अब सवाल खाकी के साथ अधिकारियों पर उठता है कि आखिरकार ऐसे में अगर न्याय दिलाने वाले ही अन्याय करने लगे तो आम जनता कहां जाएगी और किससे मदद की गुहार लगाएगी। लेकिन उम्मीद है कि आगे और कार्रवाइयां होती रहेंगी और एसीबी शिकंजा कसती रहेगी। विस्तार न्यूज के लिए रायपुर से नितेश गर्ग की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में हाल ही में आए बजट पर एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी हमलावर हैं। वो लगातार राज्य की बीजेपी सरकार पर वार कर रहे हैं, लेकिन हमलावर होते जीतू पटवारी ने वित्त मंत्री को कुछ ऐसा कह दिया जिस पर सियासत गरमा गई है और बीजेपी जीतू पटवारी को नसीहत देते हुए कह रही है कि ये बयान बहुत महंगा पड़ेगा। मध्य प्रदेश में हाल ही में आए बजट पर एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी हमलावर हैं। वो लगातार राज्य की बीजेपी सरकार पर वार कर रहे हैं, लेकिन हमलावर होते जीतू पटवारी ने वित्त मंत्री को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिस पर सियासत गरमा गई है। बीजेपी जीतू पटवारी को नसीहत देते हुए कह रही है कि ये बयान उनको बहुत महंगा पड़ेगा। जो बात का सार है, कर्ज इसलिए लिया जाता है कि करप्शन करना है
बजट इसलिए बढ़ाया जाता है कि कर्ज लेना है। जो वित्त मंत्री को इन सब गतिविधियों के लिए, गलत प्रबंधन के लिए केग ने दोषी ठहराया है और केग की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री की वित्त व्यवस्था घटिया स्तर की है, इसलिए वित्त मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और वित्त मंत्री को इस्तीफा नहीं देते हुए तो मुख्यमंत्री को उनको हटा देना चाहिए। धन्यवाद। एमपी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य की बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे। जीतू पटवारी अपने तरकश से चुन चुनकर बीजेपी सरकार पर तीर चला रहे थे। इसी दौरान बजट पर मुखर होते हुए उन्होंने प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से इस्तीफा तक मांग लिया। जीतू पटवारी ने देवड़ा के वित्त प्रबंधन को खारिज करते हुए इसे घटिया तक बता डाला। जीतू पटवारी का बयान आना था कि इस पर बीजेपी आग बबूला हो गई। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने तमाम लानत मलानत करते हुए ये तक कह दिया कि पटवारी को संसदीय भाषा का उपयोग करना सीखना चाहिए। पटेल यहीं नहीं रुके, उन्होंने ये तक कह दिया कि पटवारी देवड़ा के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। मैं सलाह नहीं दूंगा, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष को ये बात जरूर कहूंगा कि संसदीय भाषा का प्रयोग करना सीख लें। वैसे मैं अपेक्षा इसलिए नहीं करता कि उनके नेता के भी वही हाल है जो जीतू पटवारी के हैं। जगदीश देवड़ा की पैरों की धूल नहीं है जीतू पटवारी, और एक दलित के बारे में ऐसी टिप्पणियां करने का दुस्साहस करना, ये जीतू पटवारी को महंगा पड़ेगा। बीजेपी का कहना है कि यह बयान जीतू पटवारी को बहुत महंगा पड़ेगा। यही वजह है कि इस बयान को लेकर पार्टी आक्रामक मुद्रा में आ गई है। जगदीश देवड़ा बीजेपी के बड़े दलित चेहरे हैं, ऐसे में बीजेपी की कोशिश इस मुद्दे को जोर शोर से उछालने की है, सियासत करवाने की है, कांग्रेस को बैकफुट पर लाने की है। अब एमपी कांग्रेस के चीफ जीतू पटवारी इन सब से कैसे निपटते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं। विस्तार न्यूज आपके अपने चैनल जब खबर दिखाता है इसमें, तो फिर उसका असर भी होता है। आपके अपने चैनल ने खबर दिखाई, उसका असर हुआ, दमदार असर हुआ है। जर्जर स्कूलों को लेकर एक्शन में सरकार आ गई है। खबर यह है कि जर्जर स्कूलों को लेकर सरकार ने एक फरमान जारी कर दिया है। जर्जर स्कूलों में कक्षाओं के संचालन पर रोक लगा दी है। स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव ने एक आदेश जारी किया है। स्कूलों की मरम्मत के लिए जिला कलेक्टर को निर्देश दिए हैं। 3 दिन के भीतर निरीक्षण करने और मरम्मत करवाने के निर्देश जारी किए गए हैं। वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में सामुदायिक भवन कक्षाओं का संचालन करने का भी आदेश दिया गया है। विस्तार न्यूज लगातार अलग अलग जिले में जर्जर होते स्कूलों की ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है और ये बता रहा है कि आपके बच्चे किन स्कूलों में पढ़ते हैं। कई स्कूलों की छत नहीं है, कई स्कूलों में गंदगी है, कई स्कूलों में पानी टपक रहा है, कई स्कूलों में अलग अलग अव्यवस्थाएं हैं। और इतनी सारी खबरों को दिखाए जाने के बाद अब छत्तीसगढ़ की सरकार जागी है और रायपुर से इस वक्त की खबर यह है कि स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कलेक्टर अगले 3 दिन में स्कूलों में जाएं, निरीक्षण करें, कहीं कमी होती तो उसको दूर किया जाए। जर्जर स्कूलों में क्लासेस नहीं लगेगी। वैकल्पिक व्यवस्थाओं के रूप में सामुदायिक भवन कक्षाओं का संचालन किया जाए। वहां पर यह आदेश दिया गया, अगर स्कूल बेहद खराब है, वहां पर बच्चों की जान को खतरा है, तो फिर सामुदायिक भवन में कक्षा लगाई जाए, लेकिन उन स्कूलों में कक्षाएं नहीं लगाई जाएं जहां पर स्थिति खराब है। 3 दिन के भीतर निरीक्षण की जाए, मरम्मत के आदेश दिए जाएं। स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव ने यह आदेश जारी किया है। सीधे रुख करते नीतेश गर्ग हमारे सहयोगी जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। नीतेश, एक बार फिर से दमदार असर, और जो कहता है विस्तार न्यूज वो करता भी है, आपका अपना चैनल, और लोगों के काम आया फिर से। स्कूलों में पढ़ने वाले नौनिहाल जिनके ऊपर कभी कभी ऐसी भी स्थिति बनी कि मौत के बादल मंडरा रहे थे, अब स्कूल शिक्षा विभाग जागा है उसको लेकर। बिल्कुल सुमित, माफ कीजिएगा विवेक, जैसा कि विस्तार न्यूज कहता है कि आपका अपना चैनल है, वैसे ही हम बात करते हैं, बात रखते हैं। चाहे वो आप सरगुजा की बात कर लीजिए, बिलासपुर की बात कर लीजिए, दुर्ग की बात कर लीजिए, रायपुर की बात कर लीजिए, बस्तर की बात कर लीजिए, हर संभाग में दूर दूर तक झोपड़ी में लग रहे स्कूलों से लेकर गिर रही झड़ रही इमारतों तक हर तस्वीर दिखाई थी।
और विस्तार न्यूज़ के तमाम सहयोगी, तमाम जो अलग अलग जगहों पर हैं, जैसे जैसे मैंने नाम गिनाए हैं, चाहे वो दिलीप शर्मा की बात कर लीजिए, चाहे आशीष दुबे की बात कर लीजिए, चाहे दिलीप जायसवाल की बात कर लीजिए, दिलीप शर्मा की बात कर लीजिए, संजय ठाकुर की बात कर लीजिए, अनमोल तिवारी की बात कर लीजिए, लगातार तमाम सहयोगी लगातार ऐसी स्कूलों की हालत दिखा रहे थे। खुद रायपुर के ही ऐसे जर्जर स्कूलों को हमने दिखाया था जो कि बिल्कुल भी ऐसी स्थिति में नहीं है वहां पर स्कूल लग जाएं और बच्चे पढ़ पाएं। आलम यह है JN पांडे जैसे स्कूल की जब हमने स्टोरी दिखाई, बताइए कि जहां से 4 पूर्व मुख्यमंत्री निकले, उन स्कूलों की भी स्थिति बहुत जर्जर थी। लगातार एडिटर इन चीफ, चाहे वो एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी जी की बात कर लीजिए, मुद्दा उठाते रहे और आज असर देखिए, सचिव ने आदेश निकाल दिया है 3 दिन के भीतर तमाम जगहों का जो है जायजा लिया जाएगा, वहां क्या क्या कमियां हैं, ये चीजें देखने की जो है पूरी कवायद की जाएगी। और अभी जहां भी स्कूल ये देखिए, जिम्मेदारी कैसे तय होती है। जिम्मेदारी ऐसे ही तय होती है कि हमारा काम है तस्वीरों को दिखाना, और शायद ये काम बाकी लोग भूल गए हैं, लेकिन विस्तार न्यूज़ इस काम को बखूबी दिखाता है। आप जैसे हमारे सहयोगी तमाम ग्राउंड पर जाते हैं, स्कूलों की एक एक तस्वीर दिखाते हैं, और उस तस्वीर को दिखाने के बाद जब असर होता है, नौनिहालों को लेकर, बच्चों को लेकर जो खबर थी कि स्कूल नहीं है उनके पास अच्छे, अब स्कूल भी अच्छे होंगे और जांच पड़ताल खुद कलेक्टर करेंगे, सुकून मिलता है जब आप अच्छा काम करते हैं और उसका अच्छा परिणाम मिलता है। बिल्कुल विवेक, आपने सही कहा, और यही इस चैनल की अवधारणा ही है कि आपका अपना चैनल, जैसा कि हमारे संपादक मंडल हमेशा कहता है कि ना हम नेशनल ना रीजनल, हम इमोशनल की बात करते हैं। सोचिए स्कूल के छज्जे उड़ जा रहे हैं, ऐसी ऐसी छड़ें दिख रही हैं जिनमें जंग है, सीमेंट झड़ रही है, और ऐसी स्थिति को नहीं दिखाया जाता था। ऐसी स्थिति को दिखाने के लिए 30-30 किलोमीटर गाड़ियां भी चलानी पड़ी हैं, पैदल भी जाना पड़ा है। तमाम सहयोगियों ने मेहनत की है, तमाम जो अंदर खाने के सदस्य थे उसको इस तरह से दिखाया गया है, और उसका रिप्रेजेंटेशन, और नितेश उसका असर भी हुआ है, उसका असर हुआ है। मेहनत का असर होता है तो मेहनत और करने का जज्बा पैदा होता है। बिल्कुल नितेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी कलेक्टर को आदेश दिया है कि स्कूलों में जाएं, निरीक्षण करें, स्कूल ठीक है तो कक्षा चलवाएं, अगर दिक्कतें हैं, निर्माण खराब है, क्वालिटी खराब है स्कूलों की, तो फिर स्कूल सामुदायिक भवन में लगाए जाएं, लेकिन स्कूल दुरुस्त होने चाहिए। उज्जैन में शनिवार का दिन कार्रवाई के नाम रहा। नगर निगम ने महाकाल मंदिर के सामने स्थित एक शिव सागर NX होटल में कार्रवाई करते हुए हथौड़ा चलाया। क्यों चला ये हथौड़ा, इस रिपोर्ट में आप देखिए। महाकालेश्वर मंदिर के आसपास कोई भी भवन शिखर से ऊंचा नहीं बनाया जाएगा, लेकिन लोगों ने 3 से 4 मंजिल की होटलें बना ली हैं। नगर निगम ने मंदिर के आसपास स्थित भवन निर्माण के लिए G3 की अनुमति दी है। उसके बावजूद लोग 4 मंजिल भवन बनाकर होटल संचालित कर रहे हैं। इसी कड़ी में नगर निगम ने NX होटल की 4थी मंजिल पर हथौड़े चलाकर धराशायी कर दिया। महाकाल थाना क्षेत्र के अंदर 4 मंजिला जो यह होटल बनी हुई है, होटल शिव सागर का जो 4था माला है वो पूरी तरह से अवैध बना हुआ है, और नगर निगम की ताक पर रखकर इन्होंने निर्माण किया था, जिस पर आज नगर निगम की नींद खुली, और नींद खुलने के बाद आज 4थे मंजिलों को तोड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जबकि JCB वगैरह नहीं आ सकती, इसीलिए नगर निगम के जो कर्मचारी वो हथौड़े से इस पूरे 4 मंजिला भवन को तोड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि महाकाल थाने के बगल में स्थित होटल शिव सागर को नगर निगम ने G3 निर्माण की अनुमति दी थी, लेकिन होटल मालिक मोहनलाल वासवानी ने होटल पर 4 मंजिल तक निर्माण कर लिया था। 4थी मंजिल पर एलिवेशन खिड़कियां लगाकर छत पर डोरमेट्री टाइप पलंग डाले गए थे। यहाँ पर यात्रियों के रुकने की व्यवस्था थी। नगर निगम ने 4थी मंजिल के निर्माण को हटाने के लिए संचालक को नोटिस दिया, जिसे लेने से मना करने पर कर्मचारी पुलिस को साथ लेकर होटल पर नोटिस चस्पा करने गया। उसके बावजूद संचालक ने अवैध निर्माण को नहीं तोड़ा। इस पर SDM और निगम उपायुक्त और नगर निगम अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचे और अवैध निर्माण को नगर निगम की टीम ने हथौड़े चलाकर धराशायी कर दिया। हालांकि इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। तो चिन्हांकन करना पड़ेगा अपने को, जहाँ जहाँ अवैध अतिक्रमण का नगर निगम से सूचना मिलती है, क्या है कि हम लोग कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए वहाँ पर पहुँचते हैं। 4 मंजिला पर कार्रवाई की जा रही, क्या है? ये अवैध निर्माण था जो 4th फ्लोर था। इनको पहले भी नोटिस दिए गए थे कि आप स्वयं हटा लीजिए, बट इनके द्वारा कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए फिर अब नगर निगम की टीम द्वारा ये हटाया जा रहा है। उज्जैन में हुई इस कार्रवाई के बाद अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। ऐसे में देखना होगा कि नगर निगम और भी कितने अवैध निर्माणों पर हथौड़ा चलाता है।
समय जब अधिकारी रहे हैं, जब वो निर्माण देखते हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई करने की बात सामने आ रही है। लेकिन अभी हम दिखाना चाहिए होटल शिव सागर NH है, यहाँ पर जिस प्रकार का जो निर्माण किया जा रहा था और ताक पर रखकर कई बार नगर निगम ने इनको नोटिस दिया, उसके बाद भी अवैध निर्माण को नहीं रोका गया और आखिरकार आज नगर निगम के कर्मचारियों ने चौथे मंजिलों को ढहाने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। महेश सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन। पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ये भारतीय संस्कृति और उत्सव धर्मिता का प्रतीक है। इसमें लाखों भक्त शामिल होते हैं। भगवान जगन्नाथ की ये रथ यात्रा हर साल आषाढ़ महीने की द्वितीय तिथि पर निकाली जाती है और इस रथ यात्रा के निकलने के पीछे कई मान्यताएं हैं। कल से ये रथ यात्रा शुरू हो रही है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, सबके सिर पर तेरा हाथ, संग संग सरानाथ का साथ, कैसे कोई हो सकता है अनाथ। जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ को ब्रह्मांड का स्वामी कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण के रूपों में से एक हैं। जगन्नाथ में भगवान विष्णु के कई गुण हैं जो भगवान ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए ब्रह्मांड के संरक्षक हैं। इसलिए अपने भक्तों के लिए जगन्नाथ दयालु और करुणामय हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से लेकर दशमी तक होता है। इसकी शुरुआत के बारे में कई कहानियां और मान्यताएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये भगवान कृष्ण की अपनी मां की जन्मभूमि की यात्रा को दर्शाता है। दूसरों का मानना है कि इसकी शुरुआत राजा इंद्रद्युम्न से हुई थी, जिन्होंने कथित तौर पर अनुष्ठान शुरू किए थे। धार्मिक मान्यता के अनुसार एक बार बहन सुभद्रा ने अपने भाइयों कृष्ण और बलराम जी से नगर को देखने की इच्छा प्रकट की। फिर दोनों भाइयों ने बड़े ही प्यार से अपनी बहन सुभद्रा के लिए भव्य रथ तैयार करवाया और उस पर सवार होकर तीनों नगर भ्रमण के लिए निकले थे। रास्ते में तीनों अपनी मौसी के घर गुंडीचा भी गए और यहाँ पर 7 दिन तक रुके। उसके बाद नगर यात्रा को पूरा करके वापस पुरी लौटे। तब से हर साल तीनों भाई बहन अपने रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं। इस रथ यात्रा के लिए भगवान श्री कृष्ण, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र के लिए नीम की लकड़ियों से रथ तैयार किए जाते हैं। सबसे आगे बड़े भाई बलराम का रथ, बीच में बहन सुभद्रा और पीछे जगन्नाथ श्री कृष्ण का रथ होता है। इन तीनों रथों के अलग अलग नाम और रंग होते हैं। बलराम जी के रथ को ताल ध्वज कहा जाता है और इसका रंग लाल और हरा होता है। देवी सुभद्रा के रथ को दर्पदलन या पद्म रथ कहा जाता है और ये रथ काले और नीले रंग का होता है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष या गरुड़ध्वज कहलाता है और ये रथ पीले और लाल रंग का होता है। नंदी घोष की ऊंचाई 45 फीट ऊंची है, ताल ध्वज 45 फीट ऊंचा होता है और देवी सुभद्रा का दर्पदलन पथ करीब 44.7 फीट ऊंचा होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि उड़ीसा के पुरी में निकलने वाली दिव्य जगन्नाथ रथ यात्रा के दर्शन मात्र करने से ही संकट दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि इस रथ यात्रा के दर्शन करने और इसमें भाग लेने पर 1000 यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है और इस साल भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा 7 जुलाई से शुरू हो रही है, जिसके लिए भव्य तैयारियां की गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वेलनेक इंडिया की 6वीं वर्षगांठ के मौके पर सुखदेव भक्ति फाउंडेशन ने विशाल संत सम्मेलन का आयोजन किया। बिजलपुर धाम में 5 जुलाई से 7 जुलाई तक चलने वाले इस 3 दिवसीय संत सम्मेलन में देश भर के हजारों साधु संत शामिल हुए। सम्मेलन के दौरान बिजलपुर चौराहे से सुखदेव भक्ति फाउंडेशन के परिसर तक साधु महात्माओं की एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें घोड़े, गाड़ी, बग्गी, हाथी, ऊंट पर सवार होकर साधु महात्मा सुखदेव भक्ति के परिसर में पहुंचे। साथ ही हनुमान, शंकर भगवान बनकर कलाकारों ने साधु महात्माओं के साथ नृत्य भी किया। बगुलामुखी 11 कुंडीय महायज्ञ भी आयोजित किया गया, जिसमें मां बगुलामुखी की आराधना की गई और संतों ने सुख समृद्धि की कामना की।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।